आज हम लोगों को क्या करना है। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, है ना। उसका डिस्कशन कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उसका शीट निकाल लो भाई। अगली क्लास में करें डिस्कशन। ठीक है, अगली क्लास में कर लेंगे, आज पढ़ लेते हैं। ओके ओके, चलो ठीक है, तो आज पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, क्या था हमारा डाइपोल। डाइपोल हमने पढ़ लिया था, है ना। दो डाइपोल्स के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। रिंग के सामने मैंने रख दिया तो रिंग उस डाइपोल को अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, फोर्स जीरो कहाँ पे होगा। ये सारी बातें हमने डाइपोल के लिए पढ़ी थी बच्चों, है ना। अच्छा, अगर मान लो डाइपोल्स कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, मतलब कैसे, परपेंडिकुलरली रखे हुए, तो उनके बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट इसका P1 है। एक दूसरा डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट P2। और ये परपेंडिकुलरली रखे, R डिस्टेंस है। और assumption हमारा ये वैलिड है कि R is very large in comparison to sizes of these dipoles. Find force exerted by them on
अब देखो वैसे तो हम किसी का भी एक की वजह से किसी पे फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप P2 को सोर्स मानोगे और उसकी वजह से P1 पे फोर्स निकालोगे तो वो आसानी से आ जाएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि P1 पूरा का पूरा P2 के इक्वेटोरियल प्लेन में रखा हुआ है, इक्वेटोरियल लाइन पे रखा हुआ है। अब यहाँ कुछ माइनस क्यू चार्ज होगा और इधर चार्ज, तो P2 की वजह से प्लस क्यू पे फोर्स लिखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा ये P2? क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस जे कैप। अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, माइनस जे कैप में। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे, राइट। और एक बात ये भी बोल सकते हो कि आप ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये दूर है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्लाइटली स्मॉलर, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा प्लस क्यू पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लग जाएगा, और माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दो फोर्स आ रहे हैं, इनको आपस में हम मैग्नीट्यूड्स को सबट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो पहली बात तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? क्या वो नेगेटिव जे कैप, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और जैसा कि हमने लिखा था, क्या उसको भी अभी भी वो P/dE/dr वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? P1 जिसपे फोर्स लिख रहे हैं इंटू D/dr ऑफ P2। P2 का D/dr क्या होगा? D/dr ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड P2 की वजह से लिखेंगे तो वो माइनस के P2/r³ तो पहले से है ही, सही है। तो ये आ जाएगा P1 इंटू माइनस के P2, और D/dr ऑफ r³ करेंगे तो क्या हो जाएगा? r की पावर -3 की वैल्यू, -3 r की पावर -3 -1, तो ये आ जाएगा 3 k P1 P2 डिवाइडेड बाई r की पावर 4, ऐसा फोर्स। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सर अच्छा सर हाँ बेटे, बोलो बोलो। सर P1 को सोर्स मान के d/dx नहीं कर सकते? P1 को सोर्स मान के, है ना। देखो P1 को सोर्स मानोगे तो P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे ऐसे, है ना बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो डायरेक्शन थोड़ा ऐसे आएगी, समझा सर। समझा। फिर उसके कंपोनेंट वगैरह करने पड़ेंगे अपने को। तो जैसा आप देख सकते हो, एक रफ एनालिसिस करके बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ जाएगा और वाई कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। अब यस क्या सर। है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इस पर एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऐसे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। और वाई की वजह से फोर्स देखूंगा तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स ऊपर आएगा ही आएगा। तो क्या होगा, ये दोनों मिला करके नेट फोर्स तो जीरो कर देंगे,
और ये दोनों ऐड होकर के इस पर नेट फोर्स किधर आ जाएगा, हाँ, इस पर नेट फोर्स किधर आ जाएगा, ऊपर, क्योंकि इस पे नेट फोर्स नीचे आ रहा था ना, इस पे क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा था, ये फोर्स कम था, तो इस पे नेट फोर्स नीचे आ रहा था, तो P2 पे नेट फोर्स किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। वो आप डायरेक्टली थर्ड लॉ से भी बोल सकते थे, एक पे नीचे आएगा तो दूसरे पे ऊपर आएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो जनरेट करता है भाई, जो डाइपोल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता है। तो मैं कैसा मान सकता हूँ, P1 डाइपोल जो है वो P2 के द्वारा जनरेटेड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, राइट? Yes, sir. Dipole P1 is placed in what is non-uniform electric field? An electric field which varies with position is called as non-uniform electric field. क्या डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ वेरी करता है? बिल्कुल हाँ करता sir. है, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही तो फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आई भाई? Yes, sir. भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अपने को कोई तो सोर्स तो बताएगा ना, जैसे पिछली क्लास में अपन ने रिंग के सामने डाइपोल रखा था, तो वो रिंग के नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रखा हुआ था, डाइपोल के सामने डाइपोल रखेंगे तब भी वही है, एक डाइपोल के नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के सामने दूसरा डाइपोल रखा हुआ। देखो अच्छा, ये राइट वाला मामला फिर से समझाऊं क्या तुमको, देखो क्या, इसको फिर से देख सकते हो तुम। भाई देखो ये मैं क्यों समझाने लगा था, एक बच्चे ने पूछा कि सर ये जो P1 डाइपोल है इस पे फोर्स निकाल लेते अपन, तो हमने कहा देखो इस पे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि P1 P2 जो है वो P1 के ना तो एक्सियल पोजीशन पे है ना इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब P2 के जो चार्जेस हैं, P2 के जो चार्जेस हैं, इधर माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज, they are neither at axial position nor at equatorial position, so we will have difficulty writing electric field, but yes, अगर डायरेक्शन को ऐसे ही बिना मैथमेटिकली क्वालिटेटिव तरीके से थ्योरेटिकली एनालाइज करना है तो वो कर सकते हैं। कैसे? P1 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे तो वो भी कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो प्लस क्यू पे फोर्स इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और माइनस क्यू पे फोर्स इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है? अब इस फोर्स का आप अगर देखोगे तो एक कंपोनेंट एक्स में इधर आएगा, एक कंपोनेंट वाई वाला ऊपर की तरफ आएगा, और इस वाले फोर्स की वजह से देखोगे तो एक्स वाला कंपोनेंट पीछे आएगा और वाई वाला ऊपर आएगा, तो ये वाई वाई वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और एक्स वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो P2 पर फोर्स की डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन में आ जाएगी, P1 पर नेगेटिव वाई में आ रही है तो P2 पे प्लस वाई में आनी ही चाहिए थी, ये मैंने बताया था। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ये ऐसा है। अब देखो,
अब हम आगे चलते हैं, आज से नई बात पढ़ेंगे अपन। ये डाइपोल वाला पार्ट अपना यहीं पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बेसिकली ये पूरा एक ही टॉपिक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। देखो, कई जगहों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या होता है? पार्ट 1 में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। क्या है बिल्डिंग ब्लॉक? चार्ज, चार्ज से लगता है फोर्स, फोर्स की मदद से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चार्ज से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, चार्ज से डायरेक्टली पोटेंशियल निकाला जा सकता है, चार्ज से डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली पोटेंशियल निकाल ही सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली जा सकती है। ठीक है, ये क्वांटिटीज में आपस में क्या इंटरलिंकिंग होती है ना? और अलग अलग तरह का चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, बहुत सारे पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, स्फीयर हो, डिस्क हो, सबकी वजह से बेसिकली हमने ले दे करके अभी तक यही चार चीज निकाली। बोलो भाई, इसके अलावा और कोई चीज निकाली है क्या? नो सर। सेक्शन ए में फोर्स निकाला, सेक्शन बी में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेक्शन सी में पोटेंशियल, सेक्शन डी में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज ड्यू टू स्फीयर और ये सारी चीजें। सेक्शन ई में कई सारे पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सेक्शन एफ में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी, जिसको पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ एनर्जी भी नाम दे देते हैं, है ना? और सेक्शन जी में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट रिलेशन, वो डेल ग्रेडियंट वाली बात। यही हमने किया। ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया, इतना ही पढ़ा है हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और कुछ थोड़ी पढ़ा है। चार चीजों के बारे में बात करिए मोटे मोटे तौर पर। चार्ज, चार्ज से फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, और उनमें आपस में रिलेशन। एनर्जी डेंसिटी भी हमने इंट्रोड्यूस कर दी थी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी पता लगाने का जो मेथड होता है वो एनर्जी डेंसिटी के थ्रू ही जाता है। इन दोनों के बीच की जो लिंक है वो एनर्जी डेंसिटी ही है ना। अच्छा, फिर उल्टा भी पता लगा सकते हैं, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स भी पता लगा सकते हैं ना, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, चार्ज से डायरेक्टली एनर्जी निकाल लेना, चार्ज से फोर्स निकाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी निकाल लेना, फोर्स निकाल लेना, पोटेंशियल निकाल लेना। दैट इज व्हाट वी हैव डन। तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही फिजिकल क्वांटिटीज है। अब क्या है, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं चीज को देखने का एक दूसरा नजरिया भी होता है ना। ये जो गॉस साहब हुए, उन्होंने कहा कि भाई देखो, इसको आप मतलब डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली समझने का जो तरीका होता है बेसिकली वो होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नथिंग बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of electric field in space, is nothing but electric lines of force। ये इसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। तो अब ये बातें अपन को पढ़नी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या।
electric lines of force. इसकी प्रॉपर फॉर्म क्या होती है? These are imaginary lines the tangent to which at any point gives the direction of intensity of electric field at that point. And the magnitude of electric field intensity is proportional to magnitude of electric field intensity is proportional to the density of electric field lines. Is proportional to density of electric field. दो बातें हैं मेन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी ने ड्रॉ कर दी, उस पर टेंजेंट बना दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी उस पॉइंट पर. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ले लो तो उससे क्या पता चल जाएगा? उससे आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड. उससे आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड. ठीक है. अच्छा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब है number of field lines per unit area. Density of electric lines of force means is number of field lines per unit. इसका मतलब समझेंगे अपन. देखो कैसे. जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की ऐसी यूं है इलेक्ट्रिक in a region electric field lines are like this. तो ये क्या बताता है? What does it tell? It tells you that parallel electric lines of force, parallel comma equally spaced electric lines of force indicate a uniform electric field in the direction of arrow.
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एरो बहुत जरूरी है, बिना एरो के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई मतलब नहीं। प्लीज शो लास्ट पेज अगेन, ये रहा लास्ट पेज। ये बात समझ में आती है भाई सबको? यस। ओके बच्चों, देखो पैरेलल इक्वली स्पेस लाइंस का मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बराबर है। मतलब इन दो फील्ड लाइंस को कवर करने के लिए मुझे जितना एरिया यहाँ पे बनाना पड़ेगा, उतना ही एरिया इन दो फील्ड लाइंस को कवर करने के लिए भी बनाना पड़ेगा। हो सकता है मैं डायग्राम में थोड़ा बहुत गैप कम ज्यादा ले लिया हूँ, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड है इसका मतलब क्या है कि चाहे आप ए पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का, बी पॉइंट पर निकालो, सी पॉइंट पर निकालो, ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस। और डायरेक्शन क्या है इन द, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन पता लगानी है तो आपको बस एरो की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे टेंजेंट पर, ठीक है। तो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस क्या बताती हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बताती हैं। अच्छा, जैसे अगर मान लो कोई इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे, और 3 पॉइंट्स ले ले, ए बी और सी, और आपको कहा जाए कि भाई
as per the electric lines of force in the diagram, arrange potentials at A, B, and C and intensity of electric field in ascending order. तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, ए पॉइंट पर आपको 3 लाइन कवर करने के लिए इतना सा एरिया कंसिडर करना पड़ रहा है, बी पॉइंट पे ज्यादा बड़ा एरिया कंसिडर करना पड़ रहा है, और सी पॉइंट पर और ज्यादा बड़ा एरिया कंसिडर करना पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो 3 ही है, लेकिन लाइन की संख्या उतनी है, एरिया बढ़ता जा रहा है, तो लाइन पर यूनिट एरिया कम होती जा रही है ना। डेंसिटी ए से सी जा रहे हैं तो लाइंस की कम होती जा रही है। डेंसिटी बढ़ने का मतलब लाइंस का पास पास आ जाना, डेंसिटी कम होने का मतलब लाइंस का दूर दूर चले जाना। तो क्या है बेटे, हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी तो ए पे सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बी का नंबर आएगा, और सबसे कम इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कहाँ पे होगा, सी पॉइंट। ठीक है। पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल के बारे में हम लिख सकते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, सिंस एट ए फील्ड लाइंस आर मोस्ट डेंस, तब पोटेंशियल के बारे में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ए से बी, बी से सी तो है। तो इसका मतलब क्या है, ए का पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा है, फिर बी का पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर है वही पोटेंशियल का भी। सर पोटेंशियल का रीजन क्या बोला आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम होता है ना। ये बात पता है ना अपने को। यस यस सर। सर। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले पेज पे चलें भाई। यस सर। ऐसे arrange intensity of electric field and potential at A, B, and C in increasing order.
ये बात समझ में आई बच्चों? यस सर। Yes, sir. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे, और पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे। जहाँ डेंसिटी फील्ड लाइंस की ज्यादा, जहाँ फील्ड लाइंस पास पास हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, तो ए पे सबसे ज्यादा, फिर बी पे कम, और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम होता है, तो ए पे सबसे कम होगा, उससे ज्यादा बी पे, सी पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। अब देखो, मान लो हमारे पास कुछ, जैसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, अकेला अकेला रखा हुआ है, ठीक है, अलग रखा हुआ, मतलब उसके आसपास और कोई चार्ज नहीं, ये कहने का मतलब है अपना। और उसकी वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना। तो देखो, जैसे हम क्या कैसे चेक करें, ड्रॉ करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स रैंडमली अपनी मर्जी से ले सकते हैं, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पता है डायरेक्टली तो लिख सकते हैं। तो देखो, जैसे ये सब पॉइंट्स अगर मैं लेता हूँ, तो क्या डायरेक्शन आएगी? जैसे इस वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, तो क्या वो इधर आएगी, यहाँ पर ऐसी आएगी, यहाँ पर ऐसे है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पूरी की पूरी ऐसी सीधी की सीधी बना सकते हैं ना। उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है वो ऐसी बना सकते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसी बना सकते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली बाहर निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आप बना सकते हैं। क्यों बेटा? यस सर। इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हाँ सर। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना देंगे। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए हमें कि चारों तरफ बराबर बराबर फील्ड लाइंस बनानी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है ना कि राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, लेफ्ट में कम है, ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है, मतलब इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, साउथ वेस्ट में कम है, ऐसा है क्या? बराबर बराबर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर है। वो इस बात से भी नजर आ जाता है अपने को कि देखो, अगर मैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस निकालू ना, तो वो कांस्टेंट आती है इसके। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कांस्टेंट से मेरा मतलब क्या है? जैसे ये दो स्फेयर्स में बनाओ, तो
इन दो अलग अलग स्फेयर पे तो अलग अलग आएगी, दो अलग अलग स्फेयर पे तो अलग अलग आएगी, लेकिन एक सिंगल स्फेयर पर कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे हाँ ऐसा तुम बोल सकते हो कि साहब मैंने ये दो स्फेयर बनाए हैं, तो जो ये कम रेडियस का स्फेयर है इसकी अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एरिया में से निकल रही है, और आगे क्या हो रहा है, सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बड़े एरिया में से निकल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट पर अगर मैं कंपेयर करूं कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूं E1, फील्ड को लिखूं E2, तो कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, क्या ये फील्ड लाइंस देख के बता सकते हो? वन। E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते फील्ड लाइंस आपस में देखो दूर दूर हो गई ना, और E1 पर तो पास थी, है ना, और इस पॉइंट चार्ज के और पास चले जाओगे, इस पॉइंट चार्ज के और पास चले जाओगे तो वहां पर डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस जैसे इस वाले पॉइंट को अगर मैं नाम दे देता कुछ E3, तो E3 सबसे ज्यादा होता कि नहीं होता बेटा? हाँ सर। वहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन सबसे ज्यादा। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, उस चार्ज से बाहर निकलते और स्ट्रेट लाइन बनेंगी, स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। नेगेटिव के लिए कैसे बनेंगे? ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसे होंगी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी और चार्ज पे टर्मिनेट हो रही, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी और चार्ज पे टर्मिनेट हो रही, है ना। अच्छा अगर लेट्स से के दो पॉजिटिव चार्ज रखूं मैं एक जगह पर, तो उनकी वजह से फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी बेटा? दो पॉजिटिव चार्ज, तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इधर जाओगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा राइट में ही दिखाई देगी, तो राइट में स्ट्रेट लाइन बना दी। लेफ्ट में अगर मैं पहुंच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट में ही दिखाई देगी, तो इधर भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन लेफ्ट की तरफ एरो वाली बना दी। अच्छा बीच में जब मैं पहुंच जाऊंगा बिल्कुल बीच में, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगी ना, जैसे इस पॉइंट पे निकालोगे तो ये वाला चार्ज प्रोड्यूस करेगा अपने से अवे, ये प्रोड्यूस करेगा अपने से अवे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा आ जाएगा ना।
ऐसा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये साइड वाले एरो हटा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है ना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया है। उसी तरह से जब आप नीचे पहुंच जाओगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बनाया जाएगा, है ना। तो कैसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो ऐसे हो जाती हैं। एक चीज और हमने देखी थी, मैंने इन फील्ड लाइंस को पास लेके आया और वापस दूर ले गया, पास लेके आया और वापस दूर ले गया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि हमने देखा था कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, फिर वापस कम होने लग जाता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम है वहां पर क्लोजेस्ट आएंगे, फिर दूर चली जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे, और बाकी जगहों पर भी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की। बस शर्त क्या होनी चाहिए, ये दोनों चार्ज कैसे हों, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव। ये बात समझ में यस सर। लास्ट स्क्रीन देखना। सर इसके पहले वाला भी। इसके और पहले वाला, ये वाला। हो गया सर। ये हो गया, ये वाला पेज हो गया सब। यस सर। डन सर। देखो, देखो ये कर्व क्यों आई फील्ड लाइंस, क्योंकि फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये, जैसे एक एक इस लाइन को हट, यूं कहो कि सर आप तो स्ट्रेट लाइन बना दो इसको, ऐसा बना दो, तो ऐसा नहीं है ना। देखो ये वाला चार्ज, अगर अकेले इस चार्ज की बात करें तो हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा हो, लेकिन ये वाला जो चार्ज की वजह से, अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से इधर देखूंगा तो वो ऐसे हो जाएगी, इसकी वजह से इधर देखूंगा तो फिर वो ऐसे हो जाएगी। तो वो डायरेक्शन तो हर जगह अलग अलग आएगी ना बेटा, सेम थोड़ी आएगी। तो इस वजह से क्या है, ये जो फील्ड लाइन मैंने बनाई है वो स्ट्रेट तो नहीं बना सकता, उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्व ही बनाना पड़ेगा। ये सही नहीं है, स्ट्रेट बनाना सही नहीं। फील्ड लाइन इस प्रकार से कर्व ही। अच्छा, इस जगह की अगर आप बात कर रहे हो कि सर यहाँ पर ये ऐसे ऐसे जाते जाते
ये यूं सीधी क्यों नहीं हो गई? तो देखो बात क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो पहुंचा ही नहीं हूं ना मैं। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पहुंचा हूं क्या? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फील्ड लाइंस मैं ऐसी बना सकता था, ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बात क्या है कि यहाँ से फील्ड लाइन पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जिस पॉइंट पे जीरो है वहां से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होनी चाहिए। तो बात क्या है, आपको ऐसे बना करके उसको ऐसे ही ले जाना पड़ेगा, है ना। और एक जगह पर मैक्सिमम होकर के इंटेंसिटी को वापस कम होते हुए भी तो दिखाना था आपको। तो पास आकर के वापस दूर जाने वाला भी आपको मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। पास आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही थी, और फिर वो r/√2 वाली डिस्टेंस पर मैक्सिमम हो जाता है, वो निकाला था ना अपन ने। 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, तो सुपरपोजिशन में क्वेश्चन किया था कि कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। बिल्कुल मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये मिड पॉइंट से पास होने वाली कोई भी फील्ड लाइन नहीं बनाएंगे अब। है ना। जैसे अपन कुछ कुछ यहाँ पर रूल्स याद रखेंगे। अगले पेज पे चले बच्चों। देखो यस सर। पहला रूल क्या है, या इसको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी लिख सकते हो आप। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल originate from positive charge and terminate at negative charge. Will originate from positive charge and terminate at negative charge, है ना। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज acts as a source of electric lines of force and negative charge acts as a, वहां पे टर्मिनेट हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स will never form a closed loop. क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाए, मतलब इस तरह की फील्ड लाइन कभी भी नहीं बनानी है मुझे। क्यों नहीं बनानी है? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। Reason being because electrostatic field is a conservative field. Electrostatic field is a conservative.
हाँ, उसका भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे और भी चार्ज लेंगे, है ना। पहले अभी इसका बना लेते हैं अपन। इट्स कंजर्वेटिव, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो क्या इसका मतलब, दिस मीन्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड on any charge must be zero in closed path। ठीक है, हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि ऐसी फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी फील्ड लाइन हुई और मान लो आप एक चार्ज पार्टिकल को इसी पाथ में लेकर के जाते, इसी पाथ में आप चार्ज पार्टिकल को लेकर के चले गए, तो क्या होगा बेटे, इसी पाथ में जब आप चार्ज पार्टिकल को लेकर के जाओगे तो उस चार्ज पार्टिकल पर हर डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव वर्क आ जाएगा। मान लो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही उस पर फोर्स लगा और उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। फॉर एवरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर एंड f वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो हर पार्ट पे वर्क पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो आपने ए पॉइंट से चालू किया, घूम के वापस ए पॉइंट पे आ गए, हर जगह पॉजिटिव 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 वर्क हुआ, टोटल वर्क डन नॉन जीरो हो गया। जबकि क्लोज पाथ में तो टोटल वर्क डन जीरो होना चाहिए, है ना। देखो ऐसी फील्ड लाइंस पॉसिबल हैं कि एक लाइन ऐसे जा रही हो और एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसी फील्ड लाइन पॉसिबल है। ऐसा कब होगा अभी अपन देखेंगे। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज हो यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकले और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाए। ऐसी फील्ड लाइन पॉसिबल है। इस फील्ड लाइन में क्या है, अगर मान लो एक पार्टिकल को मैंने ए से बी लेकर के गया, ए से बी लेकर के गया और फिर बी से ए लेकर के वापस ले आया, तो इस केस में क्या होगा, ए से बी में पॉजिटिव वर्क आ जाएगा, बी से ए में नेगेटिव वर्क आ जाएगा, तो इस केस में टोटल वर्क जीरो हो जाएगा। सच फील्ड लाइंस आर पॉसिबल। ऐसी फील्ड लाइंस पॉसिबल हैं। कौन सी, जो ब्लैक कलर में मैंने बनाई, ये वाली फील्ड लाइन पॉसिबल है। लेकिन इधर जो मैंने डायग्राम बनाई है, ऐसी फील्ड लाइन पॉसिबल, पॉजिटिव से नेगेटिव तक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हो सकती है, ये वाली लाइन हो सकती है ना, ये लाइन बिल्कुल हो सकती है, इसमें मुझे कोई दिक्कत। स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ए से बी के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन ही। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर साथ में रख दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, इस तरह की बनेंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसी डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली इस तरह से बनेगी।
ये इस तरह की फील्ड लाइंस इसमें, वो नेगेटिव चार्ज पे हमेशा क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो, और पॉजिटिव चार्ज से बाहर। और यहाँ आप ऐसी वाली लाइन भी बना सकते हो, यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी, तो वी कैन इवन ड्रॉ अ लाइन लाइक, एरो की डायरेक्शन है। देखो, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां से लाइन पास ही नहीं होनी चाहिए। अगर किसी लाइन पे इलेक्ट्रिक, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां से लाइन पास ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां से लाइन पास ही नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट इस बात को तुम लिख सकते हो, नो लाइन, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स must pass through a point where he is। हाँ, तो देखो बेसिकली क्या होता है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर इस जगह से, इस जगह से मैंने कोई फील्ड लाइन पास नहीं करवाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये मतलब नहीं है इसका। ठीक है, मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां से लाइन पास होनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इससे हमको क्या है, आ, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी बिना किसी मैथमेटिकल फंक्शन को एनालाइज किए ये पता चल जाता है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की। हाँ, ऐसे तो हर पॉइंट कवर करना है तो आपको इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करनी पड़ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये आपको एक एक बेसिक आइडिया बहुत जल्दी पिक्चर की मदद से, डायग्राम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक आइडिया आपको लग जाए। देखो, इसका उल्टा ट्रू नहीं है, इसका उल्टा ये ऐसे नहीं बोल सकते आप कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही वहां पर ई जीरो है। ये सही नहीं है। जहां ई जीरो है वहां से फील्ड लाइन पास नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन जहां से फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, क्या वहां पे ई जीरो है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, वहां पे, वहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। जैसे जैसे अपन ने दो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज में देखा था ना, हमने कहा था भाई सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास नहीं करवाया। ठीक है, यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं कराया।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है वो आपको नेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता है। क्या दे देता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता है। वो अलग अलग नहीं बताता ना, एक चार्ज की वजह से अलग बनाए, दूसरे की वजह से अलग बनाए, ऐसा नहीं बनाना। जो नेट डायरेक्शन है वो बनाना। अच्छा देखो, जैसे देखो मैं तुम्हें एक सवाल कराता हूँ। एक बार के IIT जेईई के पेपर में ही आया था। शायद एडवांस में आया था या मेंस में आया था। मेंस में आया था। कैसा था? उन्होंने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था। उन्होंने कहा था कि भाई एक रिंग है या सिलेंड्रिकल शेल है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ना, और उसकी वजह से उस पे क्या है, आधे पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है और आधे पार्ट पर नेगेटिव चार्ज। इस तरह। हाँ शीट में है, शीट में बिल्कुल है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 16। अब उन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, ABCD, और पूछा था भाई इनमें से सही फील्ड लाइन किसमें बना रखी। तो जैसे ए ऑप्शन में कैसी फील्ड लाइन बना दी थी उन्होंने, पॉजिटिव से ऐसे एंटर करा दिया, पॉजिटिव से निकाला फिर नेगेटिव में एंटर करा दिया। यहाँ पर भी ऐसे बनाया, पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर करा, पॉजिटिव से निकाला नेगेटिव में एंटर करा। बी ऑप्शन में क्या किया उन्होंने, पॉजिटिव से ऐसे निकलवा दी और नेगेटिव में इस तरह से एंटर करवा दी। सी में क्या कराया, सी में ऐसे। और यहाँ पे ऐसे और डी में क्या करा दिया, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है भाई कौन सा सही
अब देखो यहाँ पे जैसे अपन कैसे पता कर सकते हैं कि तरीका देखो तो हम कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो आप कुछ क्रूशियल पॉइंट्स पे है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट लेता, लुक एट दिस, ये इधर पूरा पॉजिटिव चार्ज, अपर हाफ पे लोअर हाफ पे, मान लो इधर कोई पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या है, उससे पता चल जाएगा। एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ लिया, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ, ये एलिमेंट अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये वाला एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, तो इन दोनों का मिलाकर के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ जाएगा। और जैसे ये एलिमेंट है वैसे ही सारे के सारे एलिमेंट कवर कर लो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी डायरेक्शन में रहे। उसी तरह से इधर भी देखोगे आप तो ये पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा अपने से अवे, नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा अपनी तरफ, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन। तो ये वाली जो लाइन है ना जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव को डिवाइड कर रही है, उस पूरी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। अब आप ऑप्शन से मिलान कर लो, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है? वो सिर्फ ए ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। बात समझ में आती है बच्चों? यस। देखो डी ऑप्शन तो वैसे ही आप हटा ही सकते थे, डी ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो एक तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है पता ही नहीं लगा पा रहे हो आप। इस वाली ऊपर वाली फील्ड लाइन के हिसाब से इधर आ रही है, नीचे वाली फील्ड लाइन के हिसाब से इधर आ रही है, तो ये तो गलत है, इस तरह से तो होना ही नहीं चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसमें एक बात और अपन लिख सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं इनको, मस्ट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, या मस्ट नॉट क्रॉस ईच अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हो, एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ना, ये फील्ड लाइन कहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, दूसरी वाली फील्ड लाइन कहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सच फील्ड लाइंस आर नॉट पॉसिबल। Such electric lines of force are not possible। ये बात समझ में आती है बेटा? यस। एक बात और है कि किसी भी पॉइंट चार्ज से जितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
number of field lines originate or terminating from a point charge are directly proportional to the magnitude of that charge. Directly proportional to magnitude of that charge. जैसे देखो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में एक क्वेश्चन है, वो देखो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। J 2009 का 2010 देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बना रखी है, अब इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या है, मॉड Q1 ग्रेटर देन मॉड Q2, मॉड Q1 लेस देन मॉड Q2, E at some point to the left of Q1 is 0. E at some point to the right of Q2 is 0. तो क्या लिखेंगे भाई,
AD. तो देखो Q1 से ज्यादा चार्ज लाइंस हैं कि Q2 से? 1. Q1 से ज्यादा चार्ज लाइन निकल रही, Q2 से कम है, तो एक तो A सही हो जाएगा, है ना। QA, है ना। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं नॉट Q1 इज ग्रेटर देन। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बता सकते हैं क्या? हालांकि पूछा नहीं है लेकिन बता सकते हैं। Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव। अब देखो Q1 के लेफ्ट में अगर आप चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो सही। Q1 अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा, Q2 अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, लेकिन Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा ही रहेगा Q2 से, क्योंकि Q1 का चार्ज भी ज्यादा है। Q2 के राइट में चले जाओगे तो क्या होगा, Q2 अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, Q1 अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा, और कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ढूंढ सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि Q2 का चार्ज कम है और Q1 का चार्ज ज्यादा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, A एंड D इसका आंसर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. तो ये मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बेसिस पर अपन इस तरह का डिस्कशन कर सकते हैं। ऑप्शन सी में नहीं हो पाएगा ना बेटे। देखो ऑप्शन सी में क्या होगा, जब आप, जैसे मान लो, आप ऐसे मानो यहाँ -4 कूलम चार्ज है, +4 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर -1 कूलम चार्ज। तो क्या आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा? +4 कूलम चार्ज अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा, -1 कूलम चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये 4 कूलम वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 कूलम वाले से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि एक तो 4 कूलम का चार्ज ज्यादा, ऊपर से 4 कूलम से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी कम। ठीक है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? ये Yes, sir. बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और उनकी प्रॉपर्टी। अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ये नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे भाई? अभी पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 2 वगैरह से क्वेश्चंस दिए थे क्या? हाँ, इतना ही प्रॉपर्टी। बाकी प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें वो डेफिनेशन के टाइम पे ही बता दी है कि मैग्नीट्यूड डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होती है ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 से भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 से क्वेश्चन कर सकते हो 1 से लेकर के 14 तक। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आप क्वेश्चन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 से लिख लो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर
1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12। ये अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। बाय। थैंक यू। मैं नोट्स जस्ट भेज ही रहा हूँ, ग्रुप पे भेज रहा हूँ। बाय बच्चों, बाय एवरीवन।